देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन करेंगे कल के कॉन्सेप्ट में। कल के कॉन्सेप्ट में एक करेक्शन करेंगे। हमने लिखा था u d 1 माइनस टी, याद है? इसको करेंगे d t, दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट, दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेनिफिट। 1 माइनस टी को काट के करेंगे डी टी, ठीक है? क्या बोले बेटा आप? मैंने सुना नहीं। हाँ, उसमें सिर्फ एक करेक्शन करेंगे आप, डी टी, ठीक है? चलिए बेटा अब यहां देखना है, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है। दिमाग आपने थोड़ा सा मेरा सुबह खराब कर दिया, इसलिए अभी कोशिश मत करिएगा। ये अप्रोच समझने में बहुत टाइम लगेगा बेटा, प्लीज। आखिरी मौका मैं सच में आपको दे रही हूं कि अगर किसी भी प्रकार की चुल मच रही है आपके अंदर तो निकल जाओ अभी। चलो बेटा, MM अप्रोच, मॉडिगिलियानी एंड मिलर अप्रोच, ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने भी बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर पे अपनी कोई राय रखी है। बड़े ध्यान से सुनना है बातों को, ये क्या कहते हैं। MM ने कहा कि देखो, शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डेट हो उसकी वैल्यू ज्यादा हो। आपने देखा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट होता है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ द फर्म विथ ऑल इक्विटी। याद है आपको? इन्होंने क्या कहा है, कैसा हो सकता है बेटा ऐसा? शॉर्ट रन में, इसका मतलब थोड़े समय के लिए ऐसा पॉसिबल है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा हो जिसके पास क्या है, डेट। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन में जाऊं तो डेट का कोई असर वैल्यूएशन पे नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि एक समय के बाद द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म विल बी इक्वल टू अनलीवर्ड फर्म। बड़े ध्यान से सुनना है बात को। ये कहते हैं कि मैंने माना कि थोड़े समय के लिए डेट होने की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, बढ़ सकती है इन कंपैरिजन ऑफ द अनलीवर्ड फर्म। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, लीवर्ड विल बी इक्वल्स टू अनलीवर्ड एंड द रीजन बिहाइंड दिस विल बी आर्बिट्रेज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आर्बिट्रेज प्रोसेस। सारा खेल यही है कि आर्बिट्रेज क्या है, कैसे काम करता है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। 3 पॉइंट्स। पहला, शॉर्ट रन में भले ही हो जाए, लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आर्बिट्रेज की वजह से। अब ये आर्बिट्रेज है क्या बेटा? लेकिन हमें बड़े अच्छे से पता है कि जिन भी लोगों ने बेटा थ्योरी बनाई है उस थ्योरी के पीछे कई अजम्पशंस लिए हैं, और जब भी किसी थ्योरी को बेटा प्रूफ किया गया या उसका इंपैक्ट जानने की कोशिश की गई तो हमने हमेशा एक बात को बदला है और दूसरे को कांस्टेंट रखा है। याद है आपको? जब भी हमने किसी भी चीज का इंपैक्ट देखने की कोशिश की तो क्या किया है हमने? एक चीज को बदला है और दूसरे को कांस्टेंट रखा है। तभी पता चला है कि क्या इस वजह से कोई उतार चढ़ाव है क्या। सोचो, दोनों बदल देते तो पता ही नहीं चल पाता कि रीजन किसकी वजह से था। ठीक बात है? ध्यान से सुनना है। आर्बिट्रेज प्रोसेस, अगले 15 मिनटों तक पूरा कॉन्सेप्चुअल दिमाग यहां अपना सीए वाली बुद्धि लगाएंगे यहां पे। बेटा आर्बिट्रेज का मतलब होता है
सस्ते जगह से खरीदो और उसी चीज को महंगी जगह में बेचो। ध्यान से सुनना है बात। एमएम ने कहा, दैट इज मोडिग्लियानी और मिलर ने कहा, एक, इस दुनिया में कोई टैक्स नहीं है। दूसरा, मार्केट पूरा परफेक्टिव है। इसका मतलब जहां चाहो वहां से खरीदो, जहां चाहो वहां पे बेचो। मार्केट में किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा इन्वेस्टर समझदार है। इसका मतलब जब वो चीजों को देखता है तो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? वो क्या कहते हैं आप खुद सोचो। देखो, किसी प्रकार का इनपुट आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। बेटा, आपको पता होगा कि लिकर का रेट दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है और गाजियाबाद में अलग है। ठीक बात है। हम ये नोएडा या गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, जैसे ही हम इस रूट की बात करते हैं तो 3 स्टेट लगते हैं बेटा, यूपी, दिल्ली और हरियाणा। बोलो, ठीक बात है। सोचो, क्या बहुत फर्क है क्या? अगर मैं एक 300 ml की बोतल की बात करूं तो जो बोतल दिल्ली में मान लेते हैं 150 रुपए की मिलती है, वो गाजियाबाद में अराउंड 130 की मिलती है। ठीक है। गुड़गांव में हो सकता है 135 की मिलती हो या 125 की मिलती हो। सोचो, कई लोग ऐसा नहीं सोच सकते क्या कि भाई क्यों ना बोतल लाई जाए गुड़गांव से 125 में और दिल्ली में 140 में भी बेच दी तो भी तो दिल्ली से कम दाम में बेच दूंगा। बोलो ध्यान से। लेकिन मैंने पहले क्या कहा कि मार्केट ओपन है, लेकिन ऐसा यहां पे चलता है क्या? आपने देखा होगा कि हर चीज में लिखा होता है फॉर सेल इन दिल्ली ओनली, फॉर सेल इन गुड़गांव ओनली या फॉर सेल इन हरियाणा ओनली। लेकिन ऐसा हमारे केस में नहीं। हम क्या कह रहे हैं? मार्केट पूरी ओपन है। बेटा, यहां पे अब करना क्या है? ये क्या करवाना चाहते हैं? ये कहते हैं कि मेरे पास 2 फर्म होंगी, एक लिवर्ड, एक अनलिवर्ड। बोलो, ठीक है। और ये भी बात तय है बेटा कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू ज्यादा और किसी एक की वैल्यू कम होगी। ये भी ठीक है। हमने जहां तक देखा है कि शॉर्ट रन में लिवर्ड की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा और अनलिवर्ड की वैल्यू कम होती है। मैंने अभी भी आपसे कहा जहां तक, कोई कसम नहीं है। ठीक बात है। अब ध्यान से सुनना। आपने कहा कि इसकी वैल्यू क्या ज्यादा, इसकी वैल्यू क्या कम। ध्यान से बताना, अगर ये ज्यादा ये कम तो कहां से खरीदूं और कहां का बेचूं? मैम एक बार और पूछना। इसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा लिवर्ड की, अनलिवर्ड की वैल्यू कम है। तो मैं आपसे पूछ रही हूं, बीइंग एन इन्वेस्टर, क्या खरीदें और कहां जाके उसको बेचें? मैम अनलिवर्ड से खरीदो क्योंकि इसमें वैल्यू कम है और उसको जाके लिवर्ड में बेचो। ठीक बात है बेटा। एक बात सोचो, अभी अगर आपने ये काम शुरू कर दिया कि 125 रुपए की बोतल गुड़गांव से लाने लगे और 140 में बेचने लगे, तो आपके जैसा दिमाग खाली आप ही के पास है क्या? आपके जैसे कई ऐसा सोच रहे होंगे कि क्यों ना 125 में गुड़गांव से खरीदो और 140 में। अच्छा, तू 140 में बेचेगा, 135। ठीक बात है। तो सोचो बेटा, इकोनॉमिक्स आप बचपन से पढ़ रहे हो कि क्या गुड़गांव में डिमांड बढ़ने नहीं लगेगी? तो अगर डिमांड गुड़गांव में बढ़ने लगेगी तो 125 का 130 होगा, 132 होगा। और जब दिल्ली में दारू की भरमार हो जाएगी तो वो 150 वाला ही 140 में बिकने लगेगा, 140 वाला 138 में बिकने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा
कि गुड़गांव और दिल्ली में लिकर के प्राइसेस हो सकता है बराबर हो जाएं। बोलो ठीक है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां भी यही होगा, ये वही कहते हैं। सोचो अनलिवर्ड में खरीदने लगे और लिवर्ड में जाके बेचने लगे, तो क्या अनलिवर्ड की इतनी डिमांड देख के अनलिवर्ड की वैल्यू बढ़ेगी नहीं क्या? और जब लिवर्ड में बिकाई 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 होती जाएगी तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी क्या? बोलो। और एक समय ऐसा आएगा जब लिवर्ड और अनलिवर्ड दोनों बराबर होंगे और सेल और परचेज दोनों रुक जाएगी। तो तब बताओ, क्या उस केस में कोई फर्क रहा कि कौन डेट और कौन इक्विटी? नहीं। यही कहा मोडिग्लानी और मिलर ने। इन्होंने क्या कहा कि जब लोग सस्ता खरीद के महंगा बेचने लगेंगे तो ऐसा काम कोई एक नहीं करेगा बेटा, कई करेंगे, क्योंकि हमने कहा इन्वेस्टर समझदार है, याद है ना आपको? तो एक इन्वेस्टर समझदार नहीं है, सारे इन्वेस्टर समझदार हैं। तो वो क्या करेंगे? सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। जैसे ही सस्ता 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 खरीदने लगेंगे तो सस्ते की वैल्यू, और जब ये महंगा 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 बेचते जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको दिखाऊं मैं कुछ करके ऐसा आर्बिट्रेज काम कैसे करता है? चलो यहां देखेंगे बेटा। एक अनलिवर्ड लिवर्ड फर्म, ठीक है बेटा। EBIT 1 लाख, ठीक है, लेस इंटरेस्ट 20,000 रुपए का मेरे पास 2 लाख रुपए का लोन है। कितना पे? 10% पे। तो अर्निंग फॉर इक्विटी हो गया 80,000 और 1 लाख। के ही है 10% और यहां भी मान लो 10%, 10 लाख, या यहां पे और थोड़ा सा बढ़ा लो, चाहे 11% कर लो और बताओ 88। और डेट यहां पे कितना है? 2 लाख। ये कितना? 10 लाख, ये 10 लाख, 80,000 कि 8,000? 80,000। चलो यहां तक तो ये आम जिंदगी है हमारे लिए। बोलो बेटा प्लीज बहुत ध्यान से, मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगी, आप भी अपनी पूरी जान लगा दो समझने में। ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान से। क्या मुझे नजर आ रहा है कि अनलिवर्ड सस्ता और लिवर्ड महंगा है? बोलो। सेम कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आपने बार बार एक लाइन पढ़ी है कि ये बिजनेस पूरा एक है हर चीज में, सिवाय उसके डेट इक्विटी स्ट्रक्चर के। याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में भी पढ़ा था कि ये लोग सब एक जैसे हैं, लेकिन केवल इनकी डेट इक्विटी क्या है बेटा? बोलो, अलग है। तो आपने बोला था कोई बात नहीं भाई। नहीं बताओ ये कितना आएगा? 7272। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे इसको कैसे, इसको यहाँ पे ज्यादा लाओ, कोई बात नहीं। इसको कितना कर दूं? 9%, 8% करो। चलो तो ये 10 लाख हो गया ना, तो और ये हो गया 12 लाख। चलो ठीक है, दूसरे का भी केस समझा दूंगी, पहले ये समझो। दूसरे का भी केस समझा दूंगी जब अनलिवर्ड ज्यादा और लिवर्ड कम होगा। पहले यहां देखो बेटा प्लीज। अब मुझे ये बात तो समझ आ गई कि ये खरीदना है और ये बेचना है, बोलो ठीक है। लेकिन
भाई मैं तो इन्वेस्टर एक ही का हो सकता हूं ना, बात को ध्यान से सुनना। मैं तो अभी इन्वेस्टर या तो यू का रहा हूंगा या एल का रहा हूंगा, बोलो ठीक बात है। मैं अभी इन्वेस्टर हूं बेटा किसका, एल का, और मेरे पास एल का कितना परसेंट शेयर है, 10% शेयर है। मैम 10% जरूरी है, आप 1% लेके बना लो, 2% लेके बना लो, 5%, 10 में बस ये होता है कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आप 1% लेके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कितना परसेंट का मालिक हूं बेटा मैं, किसमें, लीवर्ड में। बताओ आज मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी बाजार में क्या होगी, 1 लाख। मैम 1 लाख कैसे हो गई आपकी बाजार में इक्विटी की वैल्यू, बेटा जब 10 लाख टोटल है और मैं 10% का मालिक हूं तो मेरी मालिकाना हक कितने पे है, 1 लाख। आप बताओ आप इस एल में इनकम कितना पाते हो, 80,000 का 10% बेटा 8,000। बोलो बोलो क्या ये बात ठीक लग रही है आपको कि फिर से बताऊं, ठीक है। एक और बार बताऊं, सुनो बेटा, आप 10 लाख का ओवरऑल इक्विटी है इस कंपनी का, आप 10 लाख के 10% के मालिक हो, तो इसका मतलब आप बेचने जाओगे तो कितने में बिकेगा कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर को 80,000 का प्रॉफिट दे रही है, आप सबके हिस्से के मालिक हो क्या, आप कितने के मालिक हो, 10%। तो बेटा इस अर्निंग में भी तो आपका 10% का ही अधिकार होगा कि नहीं, बोलो फिर से बताऊं, ठीक है। हाँ नहीं बेटा मैं कह रही हूं इनकम, आपको जो अर्निंग जो कंपनी ने बांटी है, अगर आप इसी के शेयर होल्डर बने रहोगे तो आपको कितनी अर्निंग होगी बेटा हर साल, 8,000 की। हाँ बेटा अनलिवर्ड में भी तो 10 ही है। हाँ कोई बात नहीं, मैंने इसको चेंज कर दिया था इसको ज्यादा करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। अभी हम कितना कमा रहे हैं, 8,000। अब ध्यान से सुनना, जहां दिक्कत हो तुरंत पूछना। बेटा अब मैं लिवर्ड से अनलिवर्ड की तरफ जा रहा हूं, बोलो ठीक बात है। इसका मतलब अभी तो मैं रिस्क उठाए चल रहा हूं, लेकिन अब मैं बिना रिस्क की तरफ की कंपनी में जाना चाहता हूं, बोलो ठीक बात है। यहां अपना शेयर बेच के पैसा कहां लगाऊंगा, अनलिवर्ड वाले में लगाऊंगा। लेकिन इसका सबसे पहला अजम्पशन है कि आपका लिवरेज चेंज होना नहीं चाहिए। इसका मतलब आप कल भी जो रिस्क लेके चलते थे आज भी उतना ही रिस्क लेके चलो। लेकिन मैम अनलीवर्ड वाले में तो डेट है ही नहीं, तो कहते हैं कोई बात नहीं प्राइवेट लोन ले लो, लेकिन अपने कंधों पर रिस्क का बोझ लेके आपको चलना होगा। बेटा एक बात बताओ, टोटल कितना है सबके लिए लोन, 2 लाख। तो क्या मैं भी ले लूं एक प्राइवेट लोन, कितने परसेंट पे, 10% पे, कितने का, 20,000 का। भाई 2 लाख का क्यों लूंगी, पूरी कंपनी का थोड़ी बोझा लेके चलना है मुझे अपने सिर पे। सुनो बेटा, इस वाले 2 लाख पे 10% का बोझ मेरा है, तो मैं उतना ही बोझ लेके दूसरी कंपनी में जाऊंगा जितना बोझ मेरा आज है। तो मेरा बोझ कितना है, 20,000। इसका मतलब अब मेरे पास बेटा टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड कितना है, बोलो 1,20,000। बोलो अगर मैं इसको बेच दूं अपने शेयर को तो मुझे 1 लाख रुपया मिल जाएगा। मैंने 20,000 रुपए का प्राइवेट लोन ले लिया है, अब मेरे पास कितना है, 1,20,000। ध्यान से सुनना,
आपके पास 1,20,000 रुपए लेके बाजार चले हैं। कौन से बाजार? अनलीवर्ड के बाजार। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं, बड़े ध्यान से सुनना है प्लीज। बेटा आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 लाख। अगर आप 10% ही हिस्सा रखना चाहते हो तो वो तो 1 लाख में आ जाएगा कि नहीं आएगा? मैम आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे 20,000 रुपए का फंड फिर भी मेरे पास बच जाएगा और सेम हिस्से का मालिकाना हक मेरे पास आ जाएगा। किसमें? यू में। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं। पहला रास्ता क्या है कि 10% ही खरीदना है ना, तो 10% खरीदने जब यू में जाओगे तो वो कितना पैसा मांगेंगे? 1 लाख। लेकिन हम तो बाजार लेके गए थे 1,20,000, याद है आपको? तो पहली बात वो क्या कहता है कि आपके 20,000 रुपए क्या होंगे? बच जाएंगे। चलो, लेकिन दूसरा क्या कहता है? मुझे कौन से बचाने हैं? मेरे पास कितना है? 1,20। अब ये क्या कहता है? खरीदो। कहां खरीदो? यू लिमिटेड में। बेटा कितना पैसा लेके गए हो? 1,20। उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? तो बताओ आप कितने % के मालिकाना हक बन जाओगे? कितना? 12%। बोलो ठीक है। उस 12% में आपकी अर्निंग कितनी होगी बेटा? 1 लाख इंटू 12% कितना? 12,000। लेकिन आपने वो जो कंधे पे लोन लेके चल रहे हो उसका इंटरेस्ट नहीं भरोगे क्या जेब से? लेस इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन। कितने का? 2,000 का। कितना हुआ? देखो यहां कितना कमाते थे? 8। आज कितना कमाते हो? 10। ध्यान से सुनना बेटा, 3 सिंपल स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, सी योर एग्जिस्टिंग पोजीशन। ठीक है? एग्जिस्टिंग पोजीशन में आपकी इक्विटी की वैल्यू एंड योर अर्निंग। स्टेप नंबर 2, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड, क्रिएट एन आर्टिफिशियल लिवरेज। कैसे लिवरेज क्रिएट करोगे? एक प्राइवेट लोन लेके। कितने का? जितने की बोझा मुझे कंपनी दे रही थी उतना ही बोझा मैं उठाऊंगा। कितने का बोझा उठाऊंगा? 10%। लोन कितना था वहां? 2 लाख का 10% 20 लाख था। कितना? ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3, आपके पास टोटल कितना पैसा है बेटा? इक्विटी प्लस लोन। बोलो ठीक है। उन दोनों को लेके चलो बाजार और कहो कि इस 1,20 में तुम्हारी कंपनी का जितना शेयर आता है मुझे दे दो। उन्होंने दे दिया बेटा, 12% दे दिया और कहते हैं कि हमारी अर्निंग है 1 लाख रुपए सारे लोगों के लिए। तो हम कितने के मालिक हैं? 12% के। तो हमारी अर्निंग कितनी? 12,000। लेकिन वो कहते हैं कि तुमने जो आर्टिफिशियल लिवरेज क्रिएट करके अपने कांधे पे बोझा लेके चल रहे थे उस बोझे का हिसाब नहीं चुकाओगे? चुकाएंगे ना। कितना रुपए? 2,000। फिर भी मैं कमाऊंगा ज्यादा। किससे? लीवर्ड फर्म से। इसको कहते हैं बेटा आर्बिट्रेज। 3 सिंपल स्टेप रट लो। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड, पहला चेक योर एग्जिस्टिंग पोजीशन। कैसे चेक करोगे बच्चे बताओ? पहला इक्विटी की वैल्यू एंड योर परसेंटेज। बेटा बताओ 1% होता तो 1 0 हटा देते। ठीक बात है। 10% लेने से बस एक अच्छा फायदा है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। एग्जाम में आपसे कहेंगे आप 2% के मालिक हो तो 2% बता देना, क्या दिक्कत है। दूसरा, क्रिएट एन artificial leverage by taking a private loan just to the proportion
ऑफ द लिवरेज इन द लीवर्ड फर्म। तीसरा, उस सारे पैसे को लेके, सारा क्या है, इक्विटी प्लस लोन को लेके जाओ अनलीवर्ड में और क्या करो, खरीद लो शेयर। कितने मिल गए, 12। यहां भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि 20,000 रुपए बच भी रहे थे एक केस में। अगर मुझे सिर्फ 10% ही रखना होता तो कितना होता बेटा 1 लाख। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपए देती मैं और इसका 10% मुझे मिलता, कितना हो जाता 10,000। लेकिन मैंने जो लोन लिया है वो तो मुझे देना ही पड़ता। अब देख लो, अब तुम्हें क्या करना है, तुम जो लीवर्ड में कमा रहे थे वही अनलीवर्ड में कमाओगे, लेकिन हाँ 20,000 रुपए का फंड तुम्हारे पास जरूर एक्सेस में है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एक बार एग्जाम में। दोनों से बताओ कि फंड बचेगा तो क्या होगा, और अगर आपको फंड नहीं बचाना है तो क्या होगा। स्टेप याद है, एग्जिस्टिंग, दूसरा लिवरेज क्रिएट करके टोटल अमाउंट, तीसरा वो सारा अमाउंट लेके चले जाओ अनलिवर्ड में। बेटा अभी हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, लिवर्ड से अनलिवर्ड। इसका मतलब मुझे आर्टिफिशियल लिवरेज क्रिएट करनी है। आओ प्रॉब्लम 7 पे, पेज नंबर 3.6 3.6। बेटा नहीं, ये आप कोई भी किताब पढ़ लो, उस किताब में इतने सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं पता चलेगा। इसलिए यहां देखो बेटा, मुंह बंद और पूरी शिद्दत से हम पढ़ रहे हैं इसको। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड हैविंग द सेम लेवल ऑफ रिस्क बट डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब उसमें से एक लिवर्ड होगा, एक अनलिवर्ड। देखो ये लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने सब कुछ करके दिया है। ये कहते हैं कि यू लिमिटेड के पास 90,000 रुपए की इक्विटी है, तो ये कौन सी हो गई बेटा, अनलिवर्ड। चलो बहुत बढ़िया। इनके पास 50-50 है, तो इसका मतलब ये कौन हो गए, लिवर्ड। ये इतने अच्छे हैं कि ये कहते हैं कि हमारी टोटल वैल्यू है 90,000 और 1 लाख। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ये बता सकते हैं कि अर्निंग कितनी है, 20, यहां भी 20, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ये रहा, 50,000 पे 5%, 10%, ठीक है। ये हो गई मेरी नेट प्रॉफिट फॉर द इक्विटी, क्योंकि हमने कहा टैक्स नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये सारी बातें दी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू इन्होंने पहले ही दे रखी है। चलो, द अबव वैल्यू शोज दैट द फर्म्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि दोनों की वैल्यू एक हो। तो अब आप उठाओ इस सिचुएशन का फायदा। आपसे कहते हैं शो बाय डिफरेंट मेथड्स। बेटा डिफरेंट मेथड का एक में फंड बचा लो और दूसरे में सारे को इन्वेस्ट कर दो। देखते हैं हाउ एन इन्वेस्टर कुड प्रॉफिट फ्रॉम द आर्बिट्रेज प्रोसेस। चलो बताओ, आप 10% पे चलेंगे, हम लोग तो कुछ दिया तो है नहीं, तो हम लोग 10% पे ही चलते हैं। चलो क्वेश्चन ठीक है। अनलिवर्ड की वैल्यू है 90, लिवर्ड की वैल्यू है 1 लाख। तो करना क्या है बेटा, यहां बेच के यहां खरीदना है, याद है ना, 3 सिंपल स्टेप में। चलो देखते हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं है मतलब, लेकिन थोड़ा सा कोई बात नहीं। प्रॉब्लम 7 बेटा, स्टेप 1,
एन इन्वेस्टर होल्डिंग कितना परसेंट, आप जितना बोलोगे कितना होल्डिंग, 10 10% शेयर्स, होल्डिंग 10% शेयर्स। ये अजम्पशन है बेटा, 1% पे भी कर सकते हो, 2% पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको तो सिर्फ ये दिखाना है कि फायदा होगा या नहीं होगा। चलो तो बताओ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी उसकी बाजार में कितनी हो जाएगी बेटा, 10% ऑफ 50,000। क्या मैं कुछ ऐसा कह रही हूं जो हमें नहीं पल्ले पड़ रहा है बेटा, 5,000। अर्निंग बताओ इसकी कितनी होती है, 15,000 रुपए देती है लिवर्ड फर्म अपने सारे इन्वेस्टर के लिए। मेरे पास तो केवल 10% है, इसका मतलब बेटा कितना, 1500। बोलो क्या बेटा ये सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। स्टेप 2 कहता है क्रिएट एन आर्टिफिशियल लिवरेज, दैट इज टेक अ प्राइवेट लोन, कितने का, 10%, दैट इज 50,000 का 10%, कितना हो गया, 5,000 का लोन लेना है एट कितना परसेंट, 10%। बोलो ठीक है, क्या ठीक है बेटा? स्टेप 3 टोटल अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना हो गया बेटा, टोटल अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपके पास, 5,000 ऑफ इक्विटी, 5,000 फॉर लोन, यू हैव 10,000 रुपीज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। बताओ क्या ये ठीक है? पिछला वाला क्वेश्चन याद करो ना, 1 लाख रुपए था और 20,000 का लोन था, तो 1,20,000 लेके बाजार गए थे ना। चलो अभी भी चलते हैं, पहले आम जिंदगी जो हम अभी देखते आए हैं। स्टेप 4 परचेज, क्या करो बेटा, परचेज शेयर्स वर्थ रुपीज, पूरे के खरीद लो, कितने के, 10,000 के। बेटा बताओ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग आपकी कितनी बन जाएगी, 10,000 अपॉन 90,000 इंटू 100, 11.11। क्या ये बात ठीक है? अगर आप 10,000 रुपए लेके अनलिवर्ड में जाओगे तो वो आपको अपने कंपनी का कितना परसेंट शेयर दे देंगे बेटा, 11%। तो आपकी अर्निंग इन यू लिमिटेड कितनी होगी, 20,000 है, 20,000 इंटू 11.11%, 2,222। बोलो ठीक है बेटा? लेकिन आपने जो आर्टिफिशियल लिवरेज क्रिएट की है 5,000 का 10%, कितना, 1722, ठीक है। ये होगी आपकी नेट इनकम इन यू लिमिटेड। अर्निंग इन एल लिमिटेड वॉज 1,500 रुपीज, याद है बेटा? तो नेट इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू आर्बिट्रेजेस, इनकम ड्यू टू आर्बिट्रेजेस 222। क्या आपको आर्बिट्रेज की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताओ। जाना चाहिए कब तक? जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए और सेल परचेज बंद ना हो जाए। ये एक मेथड है, इसको लिखिए, नीचे करूं। चलो कोई बात नहीं बेटा, चलो। हाँ बेटा 50,000 नहीं 5,000 लिया है। हाँ हमारा तो वहां पे भी रिस्क 10% पे था, और तो नई कंपनी में नया लिवरेज भी 10% पे ही लेना है। बेटा प्लीज जो लोग नहीं लिखे फटाफट से लिखिए, फिर दूसरे मेथड पे जाएंगे। आपके पास याद है 10,000 रुपए हैं और वहां कितने का खरीदना है, 10%, कितने में आ जाएगा, 9,000 में।
और 1000 रुपए का फंड तब भी बच जाएगा, लेकिन अर्निंग देखना सेम आएगी। देखते हैं, कर रही हूं बेटा। क्या ये समझ में आया है? ठीक लग रहा है? अब दूसरे मेथड पे चलेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए तब। किसने कहा कुछ? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, आज वैसे ही। ये हटा दूं फर्स्ट वाली शीट। चलो जल्दी से स्टेप बताओ। स्टेप 1 एग्जिस्टिंग पोजीशन, स्टेप 2 क्रिएट द आर्टिफिशियल लिवरेज जस्ट एज द अमाउंट इक्वल टू द डेट, स्टेप 3 इन्वेस्ट कलेक्ट द टोटल अमाउंट, ऑप्शन 4 इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट इन द न्यू फर्म, और उसमें 100% आपको ज्यादा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई आर्बिट्रेज से कोई फायदा होता मुझे दिख नहीं रहा है। चल मेथड 2, मेथड 2 स्टेप 1 अवेलेबल फंड बोलो बेटा 10,000। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? स्टेप 2 परचेज 10% शेयर्स इन यू लिमिटेड। कितने का आएगा बोलो? 90,000 है ना? हाँ, 90,000 इंटू 10% दैट इज 9,000। सरप्लस फंड इज इक्वल्स टू 1,000 बोलो। लेकिन अर्निंग भी तो चेक कर लें। अर्निंग इन यू लिमिटेड इज 20,000 का 10% दैट इज 2,000, लेकिन लेस इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट लोन 5,000 का 10% दैट इज 500, तो नेट अर्निंग बोलो। अरे यहां तो पहले जैसा ही कमाते हैं, लेकिन बस जो एक फायदा है वो क्या है कि मेरा 1,000 रुपए का सरप्लस फंड बच गया है। तो अब आपको ये देखना है कि अगर आपको फंड की जरूरत है तो आप उसको होल्ड करो, और नहीं है तो क्या करो, सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो। बोलो ये ठीक है? ये ठीक है? ऊपर वाली शीट बची किसी की? बेटा मुंह नहीं चलाओ, हाथ चलाओ तो ज्यादा फायदा मिलेगा। लिखना शुरू करेंगे। मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं MM अप्रोच। ये कहते हैं इन शॉर्ट रन the firm with the debt may have the higher value, but in long term
the value of levered firm becomes equal to the value of unlevered firm ड्यू टू कौन सा प्रोसेस? आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज means the selling of securities of higher value firm and purchase the securities of lower value firm to gain high value of shareholding। क्या मैं इसके स्टेप्स भी लिख दूं? स्टेप्स ऑफ आर्बिट्रेज। लेकिन ये केस कौन सा है? लीवर्ड टू। बोलो लीवर्ड टू अनलीवर्ड। ये याद है ना आपको कि इस वाले केस में क्या होगा बेटा? लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और अनलीवर्ड की कम होगी। स्टेप 1, calculate the existing position of the investor by assuming any percentage of shareholding। क्या ये बात ठीक है? आप 1%, 2%, 3%, 4%, 8%, 10% जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। Percentage of value in equity is equals to equity value into percentage of shareholding earnings in levered firm is equals to earnings into percentage of शेयर होल्डिंग। बोलो ठीक है। स्टेप 2, create an artificial leverage by taking a private loan with same cost of debt and same percentage of risk in the levered firm। अगर होल्डिंग 10% है तो ओवरऑल लोन का 10% ही प्राइवेट लोन लेना है। बोलो ठीक है। ये बात को देख लो क्या लिखा है। अगर होल्डिंग 10% है
तो ओवरऑल लोन आपको कहां से मिलेगा, वो गिवन होगा आपके क्वेश्चन में। स्टेप 3, collect the total amount for investment. That is sale of equity plus private loan. Step 4, purchase dash percentage of shareholding from the total amount in unlevered firm. परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, बोलो, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, क्या ठीक है, इनटू 100। क्या ये बात ठीक है? आपने 1,20,000 रुपये लगाए थे 1 लाख रुपए वाले फर्म में, तो आपको XYZ परसेंटेज मिला था। ऊपर वाली शीट बची किसी की? चलो कोई बात नहीं। अर्निंग्स इन यू लिमिटेड इज इक्वल्स टू अर्निंग्स इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग माइनस इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन। ये आ जाएगी आपकी नेट अर्निंग्स इन यू लिमिटेड। हो गई बेटा ऊपर वाली शीट? किसी की बची है? अच्छा बची है। जो मेरे साथ लिख रहे हैं वो नीचे नोट लिखेंगे, नोट। दोस्त हो जाए तब आप बताएंगे। बेटा हटा दूँ ये? यार उस टाइम तो हाथ नहीं उठाया तूने। हाँ, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड। अब यहां लिखेंगे नोट, नोट compare the net earnings in L Limited and U Limited, and if there is increase in the earnings, if there is increase in earnings, go for arbitrage process. Arbitrage process. Assumptions of MM approach. Assumptions of MM approach. मार्केट इज ओपन, इसका मतलब किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, नो टैक्स, नो टैक्स। थर्ड इज प्राइवेट लोन इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स। Corporate loans. Fourth is investors are rational.
ऊपर वाली शीट बची किसी की? चलिए कोई बात नहीं, लिखिए। अजम्पशंस लिखे हमने। चलिए, ये प्राइवेट लोन इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स। सोचो, क्योंकि वहां पे तो डिबेंचर्स लिए थे, यहाँ पे हमने प्राइवेट लोन लिया है, तो ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट लोन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लोन्स। बेटा ये हो गया, ये बचा है किसी का ये वाला? चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, when there is no tax, cost of equity of levered firm is equals to KE of unlevered firm plus debt upon equity into KE minus KD। ये KE किसका है भाई? अनलिवर्ड फर्म का। आप में से किसी को 2 बजे ललिता पार्क जाना है क्या? नहीं ना, ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मेरे मन में आए तो। चलो, ये किसी का लिखना बचा है? 1 मिनट बस। जो लिख चुके हैं बेटा वो S5 में आओ। S5 3.2 सिर्फ कहानी याद रखना है और बनता चला जाएगा। S5 3.2, यहां पर हेडिंग ही वही है, व्हेन द वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज मोर देन अनलिवर्ड फर्म। क्या ये हमने आता है हमें? चलो देखेंगे, पहले आप लोग लिख लो बेटा प्लीज। लेकिन हाँ, तो 10-15 मिनट में बात चल जाना, कोई बात। हाँ हाँ जी, कोई लिख रहा है बेटा? चलिए प्लीज जल्दी लिखिए। बता रही हूँ, उसको लिख लो, अभी बताती हूँ बेटा। अनलिवर्ड फॉर्म में डेट होगा कहां से, नालायक? चलिए बेटा 1 मिनट सुनना ध्यान से, बेटा प्लीज ध्यान से सुनो। देखो यहां पे ये क्या कहते हैं, ये केई वाले फॉर्मूला को समझ लो प्लीज। आपने हमेशा ये बात देखी है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी CAPM से रेगुलेट होता है, ठीक बात है। अब ध्यान से देखना, ये CAPM है और कुछ नहीं। ध्यान से देखो, अनलिवर्ड फर्म मतलब सबसे रिस्क फ्री, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही तो था, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस, ध्यान से देखो, अगर डेट ज्यादा और इक्विटी कम है तो ये आंसर 1 पॉइंट में कुछ आएगा। बोलो, इसका मतलब मेरा बीटा ज्यादा है। कितने से? यही तो आपने सीखा है हमेशा, रिस्क फ्री और रिस्क का जो मेरा प्रीमियम है वो मुझे चाहिए, यही तो है और कुछ नहीं। कहते लिवर्ड फर्म में हमेशा इक्विटी की एक्सपेक्टेशन अनलिवर्ड से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? जितना उसका रेशियो हाई होगा उतनी ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। बोलो ठीक है बेटा। 1 मिनट भी आपके पास नहीं है बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन विल टेक अराउंड थोड़ा टाइम। मैं पहले से डरा दूंगी तो आप नाटक करने लगोगे। चलो, ये छोटा सा 3 लाइन का, अब वो बनेगा कितने में वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन छोटा सा है, 3 लाइन का बिल्कुल। बेटा ध्यान से, यही अभी तक हम चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। देयर आर 2 कंपनी, कौन कौन सी?
N and M having same EBIT of 20,000. M is a levered firm having a debt of 1 lakh rupees at 7% interest. The cost of equity is of N limited is 10% and M limited is 11.5. बोलो, क्या आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो? चलो निकालते हैं, बिल्कुल एकदम फटाफट बिना समय खराब किए। चलो देखते हैं। देखो ये बात तो तय है कि अनलीवर्ड की ज्यादा आनी है, लिखा ही है। चलो S5 वैल्यू ऑफ फर्म्स, वैल्यू ऑफ फर्म्स कौन कौन सी है बेटा? एम लिमिटेड, कौन सा लिवर्ड है बोलो? एम, लेकिन अर्निंग दोनों की सेम है, 20,000 लेस इंटरेस्ट 1 लाख का 7% इसका 7, मैं तो डैश किया है यहां पे। उसके बाद अर्निंग्स फॉर इक्विटी बोलो 13,000 और 20,000। केई है इसका 11.5 और इसका है 10%। तो बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी बताओ। 2 लाख, 113043 और यहां बताओ 2 लाख। वैल्यू ऑफ डेट 1 लाख और डैश, तो वैल्यू ऑफ फर्म हो गई बेटा 213043 और 2 lakhs। बोलो, बस हमने जो प्रॉब्लम नंबर 5 किया था वो यहां तक निकाल के दिया था उन्होंने। यहां पे एक हमारा स्टेज बढ़ गया कि वैल्यूएशन ऑफ फर्म भी निकालो। क्या आपको ये सारे स्टेप अब एक साथ नजर आ रहे हैं फटाफट कि सबसे पहला क्या करना है? एग्जिस्टिंग निकालना है भाई। चलो दिखाओ आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे काम करेगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस स्टेप 1, अज्यूमिंग 10% पे ही चले। चलो अज्यूमिंग 10% शेयर होल्डिंग इन कौन सी लिमिटेड बेटा? कौन सा है लीवर्ड? एम लीवर्ड है, एम में बेचेंगे और वहां से जो पैसा आएगा वहां से एन में खरीदेंगे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 10%, दैट इज 11304। ठीक है। अर्निंग्स इन एम लिमिटेड 10%, दैट इज 1300। बोलो, क्या मैंने ऐसा कुछ लिख दिया जो गड़बड़ हो गई? बोलो बेटा। पहले हम लीवर्ड फर्म में अपनी अर्निंग देखते हैं। हाँ बोलो, जल्दी हो रहा है क्या? सॉरी, आप ये लिख लो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ये शायद मैंने तेज इसलिए बोल दिया क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बनाए और स्टेप भी लिखे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं स्लो बोलूंगा, आई एम वेरी सॉरी। चलिए, ये जितने खिलखिला रहे हैं ना, कम से कम यहां तक तो तुम्हारे भेजे में घुसना चाहिए। जो चीज है नहीं उसको लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो परेशानी होगी। चलो बेटा आगे चलो। अच्छा याद करो कि आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या बोलता था बेटा? कि जो ज्यादा है वहां पे अपनी होल्डिंग को त्याग दो और पैसे लपेट लो, याद है?
और उस पैसे को ले जाके सस्ते मार्केट में ज्यादा सामान खरीद लाओ। याद है हमारे पास लीवर्ड फर्म में 10% की होल्डिंग थी, लेकिन जब हम अनलीवर्ड पे गए तो 11% मिला। याद है? तो मेरे पास आज है कितना बेटा? मेरी होल्ड इक्विटी लीवर्ड फर्म की कितनी है? 1,11,304। तो अगर मैं 10% का मालिक हूं तो मेरे पास इतना ही तो होगा ना बेटा। अगर मैं इस फर्म में बना रहता तो मुझे कितनी अर्निंग होती रहती? 1300, क्योंकि 13,000 तो ये सबको देते हैं। मैं 10% का मालिक हूं तो कितना? 1300। बोलो ठीक है। अब क्या होगा बेटा? स्टेप 2 होगा। ध्यान से सुनो, हम बोझ से बिना बोझ वाली तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बिना बोझ के नहीं बढ़ सकते। तो क्या करें? टेक अ प्राइवेट लोन। कितने का बेटा? 1 लाख इंटू 10%, दैट इज 10,000 रुपए एट 7% इंटरेस्ट। देखो आपको खतरे का निशान लगा के ये बात लिखी है कि प्राइवेट लोन भी उतने ही परसेंट पे लो ओवरऑल लोन का। याद है? तो कितना लोन मिल जाएगा बेटा? 10,000 का। चलो स्टेप 3, टोटल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो? सेल ऑफ इक्विटी प्लस प्राइवेट लोन। बोलो ठीक है बेटा। 10,000 का प्राइवेट लोन 11,304, दैट इज 21,304 रुपीज मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। क्या ठीक है बेटा? अब इतने पैसे लेके बाजार चलो और बाजार में क्या खरीदना है? परचेज शेयर्स इन एन लिमिटेड, जो कि क्या है बेटा? अनलीवर्ड है। मुंह नहीं चलाओ बिल्कुल भी। क्या है? अनलीवर्ड है। तो सोचो आपकी परसेंटेज कितनी बन जाएगी? 10 पॉइंट कितना परसेंट बेटा? 65 ले लूं? चलो ठीक है। इसका मतलब कहां हम 10% के मालिक थे एम में, और अब हम मालिक हैं 10.65 के। बोलो समझ में आ रहा है बेटा सबको? बेटा लिखा है देखो ना, उसकी वैल्यू आप ही ने तो निकाली है। अर्निंग्स इन एन लिमिटेड कितनी है बोलो बेटा? 20,000 का 10.65% कितना होता है? 2130। ठीक है, लेकिन आपने तो प्राइवेट लोन लिया हुआ है। याद है कितने का लोन लिया है? 10,000 इंटू कितना? 700। 1430 is my net earnings in Unlimited. अर्निंग्स इन एम लिमिटेड कितनी थी बच्चे बताओ? 1300। तो नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज 130 रुपए। सो आर्बिट्रेज शैल बी डन कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। आर्बिट्रेज प्रोसेस शैल बी डन। कोई लिख रहा है? लिखो।
चलिए प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे। 30 सेकेंड्स लगना चाहिए बनाने में आपको। प्रॉब्लम नंबर 8 3.7 30 सेकंड लगने चाहिए ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करने में, पढ़ने में कितना ही लगो। पहले आप लिख रहे हैं तो लिखिए बेटा। कोई लिख रहा है? नहीं। चलो, ABC Limited has financed its project with 100% equity. That is, this is an unlevered firm. क्या इसमें आपको कोई परेशानी है? नहीं। जिसकी कॉस्ट कितनी है? 21। तो क्या मेरे पास कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फर्म है? बताओ। है। दिस ऑल्सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कंपनी। या हमें नहीं भी बताते तो भी हमें पता होता कि जब इक्विटी वाले में कोई और है ही नहीं तो 100% वेट उसी का है, तो WACC भी उतनी ही होगी। चलो, XYZ Limited, another company identical to ABC, has its capital structure with 2:1, that is debt equity ratio. ठीक है। The cost of debt is 14%. It is a risk-free investment in debt. चलो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड। ये कौन सा है? लीवर्ड फर्म। तो क्या आप KE ऑफ लीवर्ड फर्म नहीं निकाल सकते? निकाल लिया होना चाहिए अभी तक आपने। कितना? 35%। चलो देखें प्रॉब्लम 8। KE ऑफ levered firm is equals to KE of unlevered firm plus debt upon equity, KE of this minus KD. 21% plus 2/1, 21 minus 14, that is 35%. इक्विटी वेट कितना है? 33.33%। बोलो ठीक है। डेट कितना है? 66.67%। बोलो भाई, लीवर्ड फर्म का जब 2:1 का डेट इक्विटी है तो ये आप चाहो तो 1/3 कर लो, 2/3 कर लो। मैंने परसेंटेज में लिख दिया है। क्या ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ठीक है बेटा, स्पेसिफिक कॉस्ट आपको दी हुई है, अभी निकाली आपने 35 और 14। तो बताओ B इंटू C 11.673। देख लो, मॉडिग्लानी अप्रोच से WACC ऑफ लीवर्ड फर्म is equals to the WACC of unlevered firm. नीचे कर दूं? मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देती हूँ, एक बार में सारा कुछ दिखेगा। रुक जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने ऐसे दिखा दिया कि मॉडिग्लानी ने जैसे कहा था कि एक समय के बाद दोनों बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि NOI अप्रोच में हम EBIT अपॉन KO करते हैं। तो जब अगर आप EBIT अपॉन KO करोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। क्या बेटा? क्योंकि मॉडिग्लानी ने यही कहा था कि अगर आप एक समय में लॉन्ग टर्म में दोनों बराबर ही हो जाएंगे। देखो, उन्होंने वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में कहा था, याद है?
हर जगह पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों कंपनीज आइडेंटिकल हैं, एक जैसा प्रॉफिट कमाती हैं, ठीक है। एनओआई अप्रोच याद करो, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन केओ वाज माय वैल्यू ऑफ फर्म। तो अगर मुझे ईबीआईटी और वैल्यू ऑफ फर्म दोनों बराबर रखना है तो केओ भी तो बराबर होना चाहिए, तभी तो लीवर्ड और अनलीवर्ड की वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है। एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूं S4, एक बार पढ़ लेते हैं, करना आपने। बेटा प्लीज ये आप एक बार कर लेंगे तो आपके स्टडी के ऑलमोस्ट सारे इलस्ट्रेशन डन हो जाएंगे। यहां देखो ये किया हुआ है आपने, अल्फा एंड बीटा, बस अल्फा एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेट, 50% इक्विटी, whereas Beta Limited has 20% debt and 80% equity. चलो कोई बात नहीं, all percentage are in the market value terms, कोई दिक्कत नहीं है। The borrowing rate for the both the companies is 8% in a no tax world. ऐसी दुनिया जहां टैक्स है ही नहीं। चलो, and the capital markets are assumed to be perfect. इसका मतलब ये जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं, वहां जाके बेच सकते हैं। इफ यू ओन 2% ऑफ अल्फा लिमिटेड, व्हाट इज द रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 3,60,000 एंड OKO इज 18%। बेटा एक बात बताओ, आपके पास EBIT है, आपके पास KO है, तो क्या आप वैल्यू ऑफ फर्म नहीं निकाल पाएंगे? उसके बाद इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ? चलो पहले यहां S4 कौन सी लिमिटेड है बेटा? ये अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड की EBIT है 3,60,000। इंटरेस्ट नहीं है कोई? है 8%, लेकिन यहां पे कोई फिगर नहीं दी हुई है कि कितने का लोन है और क्या है। चलो कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो आप। वैल्यू ऑफ फर्म इज 360 डिवाइडेड बाय 18, राइट? 20 लाख। बेटा ध्यान से सुनना, अल्फा लिमिटेड का स्ट्रक्चर है 50-50, याद करो। इसका मतलब 10 लाख की इक्विटी और 10 लाख का डेट। और वैसे भी कितना परसेंट है इसका? कितना परसेंट? 8%, दैट इज 80,000। तो बेटा अगर यहां 80,000 किया तो बचा 2,80,000। ये किसके लिए है? इक्विटी के लिए। ध्यान से सुनना है बेटा, आप इक्विटी को देते हो 2,80,000, तो अगर मेरा 2% का हिस्सा है अल्फा लिमिटेड में, तो मेरी अर्निंग कितनी? 5,600। क्या मैंने जल्दी कर दिया? ये ठीक है बेटा? फिर से बताऊं किसी को? चलो, आपके पास एनओआई अप्रोच से वैल्यू ऑफ फर्म निकालना आता है आपको। आपके पास ईबीआईटी है और केओ है। क्या वैल्यू ऑफ फर्म निकल गई? आपके पास कोई भी चीज की फिगर नहीं दी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जितनी वैल्यू है उसमें 50% डेट है और 50% इक्विटी है। इसका मतलब अगर अल्फा लिमिटेड की वैल्यू 20 लाख रुपए है बेटा, तो 10 लाख 50% की इक्विटी और 50% का डेट, बोलो ठीक है।
और उन्होंने इस डेट को उठाया हुआ है 8% पे, तो इसका मतलब वो सालाना कितना इंटरेस्ट देते होंगे? 80,000। बोलो ठीक है। जब वो 3,60,000 रुपए बिना इंटरेस्ट के कमाते थे, तो इंटरेस्ट देने के बाद वो कमाते हैं 2,80,000। बेटा टैक्स है नहीं, तो इसका मतलब ये सब कुछ इक्विटी का। बोलो, अगर ये सब कुछ इक्विटी का, तो ये तो 100% इक्विटी का है ना। मेरी तो हिस्सा ही 2% का है, तो मेरी अर्निंग कितनी? अब ये पूछ रहे हैं ओवरऑल के ही बता दो भाई। आप 280 कमाते हो 10 लाख पे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट में आपसे कितने की है? 28%। लोग 280 पे आपको 10 लाख देने को तैयार हैं, इसका मतलब वो कितने पे राजी हैं? 28% पे। ये ठीक है क्या? तो लिखो फिर, थोड़ा नीचे लो। हाँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपकी इक्विटी की। बेटा आप क्या करते हो? ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक बात है। ये आपकी ओवरऑल ईपीएस अपॉन ओवरऑल मार्केट वैल्यू इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नंबर ऑफ शेयर मेरे पास है नहीं, तो आपको ओवरऑल से ही निकालना पड़ेगा। बी इज कौन है? अब बीटा लिमिटेड। ध्यान से देखेंगे। बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड। क्या आप कर सकते हैं इसको? वैल्यू ऑफ फर्म कितनी? 360 अपॉन 18%, दैट इज 20 लाख। 20% डेट, 80% इक्विटी। 4 लाख का डेट, 16 लाख की इक्विटी, 8% इंटरेस्ट। इसका मतलब कितना? 32,000। तो मुझे बताओ अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितनी हुई बेटा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 328। बेटा आप 3,28,000 कमाते हो, जब आपकी वैल्यू है मार्केट में 16 लाख। कितना? 20.5%। यहां पर आपका जो केई है वो अल्फा लिमिटेड से कम है बेटा। आपसे पूछा ऐसा क्यों है? सीधी बात है, अल्फा लिमिटेड में डेट ज्यादा तो रिस्क ज्यादा, और रिस्क ज्यादा तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा। यहां डेट कम, रिस्क कम, और रिस्क कम तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन भी कम। ये ठीक है? ये ठीक है? देखिए कॉन्सेप्ट वाइज तो चैप्टर हो गया है, लेकिन 1 2 3 क्वेश्चन और करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 अप्रोच बेटा कौन कौन सी? एनआई, एनओआई, ट्रेडिशनल और एमएम। एमएम वाले में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आर्बिट्रेज वाला पार्ट है। आपको ना याद होगा कि लिवरेज में, बेटा सुन लो, आप में से आधे बच्चे मेरे पास आए थे यू लिमिटेड और एल लिमिटेड वाला क्वेश्चन लेके कि मैम वो पहला ही सवाल है और आपने नहीं कराया। बेटा प्लीज प्लीज, वो केस है व्हेन द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज मोर देन लिवर्ड फर्म, और तब उस केस में आर्बिट्रेज
कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। ये सब मैंने कुछ सुना ही नहीं, आपने जो बोला मैंने